नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज की इस क्लास में हम लोग लग्न तुलना की ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कन्या लग्न और मीन लग्न का तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों के सामने रखा जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने कई प्रकार के लग्न तुलना के लिए आपके समक्ष रखे हैं और आपके मनोबल बढ़ाने वाले कमेंट्स, लाइक्स के बाद ही हमने ये विचार किया कि क्यों ना ये पूरी श्रृंखला आगे बढ़ाई जाए, जिसमें सभी लग्नों का तुलना की जाए। और कन्या लग्न तो हम अकेले वैसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब उसको किसी लग्न के समक्ष रखकर उसका अध्ययन किया जाता है तो उसकी और कई बारीकियां हमारे सामने आ जाती हैं। इसको अगर हम दो व्यक्तियों के ऊपर लगा के समझना चाहें, एक ऐसा पर्सनालिटी है जो नियमों पर चलता है। मतलब कन्या का अर्थ क्या है? कन्या का अर्थ एक ऐसी लड़की जो अपने कन्या या वर्जिनिटी का पालन करती है, नियमों का पालन करती है। आप समझते हैं बुद्ध बहुत बुद्धिमान है, उसका जो वास्तविक रूप है, जो जिसको बुद्धि का सदुपयोग मानते हैं, वो कन्या में दिखाई देता है। इसकी उच्च राशि भी मानी जाती है। इकलौता ऐसा ग्रह है बुद्ध जिसको वर्क फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा प्रिय है। वही अपने ही घर में वो उच्च का हो जाता है। और दूसरी तरफ है पाइसेस या मीन लग्न। मीन का वैसे बड़ा वो सात्विक एक ऐसा ब्राह्मण है जो थोड़ा सा कभी कभी हास्य विनोद या कहते हैं एक रोमांटिक फेज ऑफ बृहस्पति वो रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमें ये बात समझनी होगी कि ये राशि किसकी फेवरेट राशि है। ये शुक्र की फेवरेट राशि है। ज़ोडिएक में भौचक्र में ये शॉपिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो जहां पर हम थोड़ा सा यात्रा संबंधी क्रय विक्रय इस प्रकार की बदलाव पसंद करते हैं, वहां पर 12 नंबर। हालांकि ये दोनों ही लग्न द्विस्वभाव माने जाते हैं, यानी ना तो हम इनको पूरी तरह चर कह सकते, ना हम स्थिर कह सकते। बदलाव पसंद है। कुछ समय पर लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए तो बदलाव स्वीकार करते हैं। लेकिन क्योंकि भौचक्र ज़ोडिएक में ये 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है, जो शॉपिंग करने के बड़े शौकीन होते हैं, तो अब उसको हम उसके बल को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसको बुरी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी परिवार में जब अच्छे ओकेजन होते हैं, कोई फेस्टिवल सीजन होते हैं, तो ये भाव का एक्टिव होना स्वाभाविक है। मतलब ये इस बात को ध्यान से समझना है कि बड़े अच्छे महोत्सव जब होते हैं तो उसमें 12वां भाव एक्टिव हो जाता है और सभी लोग प्रसन्नता से उस 12वें भाव को एक्टिव करवाना चाहते हैं। हम शॉपिंग कह लें या व्यय करके कब खुश होते हैं, वो बात अपने को मीन लग्न से समझनी है। कोई महोत्सव से संबंधित खर्च, इस प्रकार का जो शॉपिंग का यश माना जा सकता है, खर्चे करने का भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा मानी जा सकती है। कि तभी इन्होंने अपने परिवार में जो विवाह किया या कोई ऐसा महोत्सव मनाया, बहुत शालीनता के साथ बहुत अच्छा उत्सव देखने को मिला और बड़ी भव्यता भी थी उसमें। तो ये जो विचार है, और जो एक प्रकार से कह सकते हैं इस समय देश काल पात्र अनुसार इस समय पर तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और इसकी दूसरी दृष्टि भी जरा ध्यान दीजिए। हम लोगों को लगता है खाली ये शुक्र लग्जरी शॉपिंग और गैजेट्स इसके लिए ही बना है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि वो गुरु है, वो मिनिस्टर है। वो दैत्यों को मैनेज करना ज्यादा कठिन काम है। इसीलिए हमारे ज़ोडिएक भौचक्र में ये गुरु आश्रम भी माना जाता है। ठीक हो गया? गुरु आश्रम माने जो डिपार्चर ऑफ सोल है, उसकी दृष्टि से
ये अच्छा माना जाता है। तो यहां पर मैंने बताया कि ये द्विस्वभाव होने के बाद भी एक प्रकार की चंचलता को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व राशि है। ठीक हो गया। यहां अगर हम विचार करते हैं तो ये एक प्रकार उसके मुकाबले, हालांकि दोनों द्विस्वभाव है, लेकिन थोड़ी ज्यादा स्थिरता की बात करते। ठीक हो गया। चीजों को संभाल, क्योंकि ये इसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता हो जाती है। ठीक हो गया। तो अर्थ त्रिकोण ज़ोडिएक में माने जाते हैं 2, 6 और 10। तो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व ज्यादा इसके साथ रिलेट करता है। तो अगर हमें एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा मैनेजर रूप में व्यक्ति चाहिए तो बहुत बढ़िया डील करेगा। और हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, अब इसको आप खुद ही समझिए, पैसे को बचाने की दृष्टि से इसका बल है, इसीलिए शुक्र को थोड़ा यहां कम समझ में आता है। शुक्र यहां डेबिलिटेटेड हो जाते हैं बचाने की दृष्टि से। हम यहां ये नहीं कह रहे कि पैसे को यहां लुटा देता है, लेकिन एक उसका अपना ही बल है। हम पैसे को सुनियोजित ढंग से कहीं ऐसा लगाएं कि भाई हमारा शॉपिंग का यश भी बढ़े, उसके लिए मीन लग्न ज्यादा कारगर माना जा सकता है। तो हम अगर इस प्रकार से कहें कि एक पर्सनल असिस्टेंट मैनेजर, इस प्रकार की भूमिका में कार्यालय, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अच्छे कार्यालयों को चलाने वाले जो व्यक्तित्व हैं वो कन्या लग्न से करीबी संबंध दिखाई देता है। और जहां पर हम चीजों का आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पैसा तुरंत दे रहे हैं, सामान ला रहे हैं, इस प्रकार का कोई पद प्रतिष्ठा है, कोई ऐसे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उनमें कार्य करने के लिए बहुत एक्सपर्ट माने जा सकते हैं मीन लग्न जातक। ठीक हो गया। तो एक अपने को उनकी रूपरेखा समझ में आई दोनों लग्न की तुलना में। हालांकि यही लग्न किसी और लग्न के साथ जब तुलना करेंगे तो कुछ और ही गुण अपने को समझ में आएंगे, लेकिन अभी प्रथम भाव से यह गुण समझ में आया कि बहुत सात्विक है। ठीक हो गया। और बुद्ध का स्वभाव भी कोई तमस नहीं माना जाता, ये बस थोड़ा सा इच्छा पूर्ति महत्व ज्यादा देते हैं, माने उसके मुकाबले लग्न के मुकाबले थोड़ा सा राजसिक हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब इनके अलग अलग जब भावों के हिसाब से देखते हैं, भाई हमने प्रथम भाव तो देख लिया, इनका मूल जो डिजाइन है, मेन स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। अब कन्या लग्न वाले अपने कुटुंब को लेकर किस प्रकार से बर्ताव करते हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी मूल प्रवृत्ति ऐसी ही रहेगी, बशर्ते उस भाव का स्वामी अपने को बल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब दूसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। अगर शुक्र बली है तो जैसा हमने बताया है वैसा मिल जाएगा, इस कारण से वो प्रसन्न रहेगा। और अगर कहीं शुक्र कमजोर है तो एक्ट तो वैसे ही करेगा, वो मतलब वैसे ही कार्य करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि शुक्र का बल नहीं मिल रहा है तो फिर उस विषय को लेकर थोड़ा सा वो अपसेट, उदास रहेगा, लेकिन मूल प्रवृत्ति अपने कुटुंब को लेकर वैसी ही रहेगी। तो कैसी प्रवृत्ति रहेगी? 7 नंबर। 7 नंबर एक बिजनेस राशि माना जाता है। तो ये बात सही है कि इनके कुटुंब में नाप तोल, जमा घटा करने वाले अच्छे लोग हैं। और क्योंकि शुक्र की राशि है जो स्वभाव से ही मालिक और बेहद शुभ ग्रह माना जाता है, लग्नेश का मित्र भी है वैसे। ठीक हो गया। मैंने यहां वैसे शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मित्र होने के बाद भी शुक्र को इस लगन में बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि वो जैसे मंगल भी ऐसे ही कर्क राशि के स्वामी का मित्र है, लेकिन उस राशि का स्ट्रक्चर उसको पसंद नहीं है। ऐसे ही मित्र होने के बाद भी कन्या राशि का स्ट्रक्चर उसको पसंद नहीं कि भाई बहुत ज्यादा नियमबद्ध होकर कार्य करें और पैसे को संजो कर रखें, इस प्रकार से कार्य करना उसको पसंद नहीं है। लेकिन दूसरे भाव की दृष्टि से
शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि है, उसका इंटीरियर पार्ट नहीं एक्सटीरियर माना जाता है, माने थोड़ा सा बाहर लोगों के साथ जब कोई व्यक्ति डील कर रहा है तो वो हम सामान्यतः ज़ोडिएक में 7 नंबर राशि से ही देखा जाता है। कोई हमारा अनुबंध है, एग्रीमेंट है, तो उसके कुटुंब में वो बल दिखाई देगा। ठीक हो गया। शुक्र बली है, शुक्र जैसे 7वें भाव में बैठ गए हैं तो हम समझ सकते हैं एजेंडा क्या है। कुटुंब, धन कहां से पूरा हो रहा है? 7वीं राशि से पूरा हो रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा धन के एकत्रण में इनके पार्टनर का। ठीक हो गया। और अच्छी गैदरिंग होगी। अब यहां सामने रखते हैं मीन लग्न का जो एकत्रण है, इनका जो कुटुंब है वो 1 नंबर की तरह बर्ताव करेगा। 1 नंबर क्या? अनुशासन, मंगल का ऑफिस, कमांडर का ऑफिस। तो कुटुंब की दृष्टि से हम, आप समझते देखिए, मैं कोई ऐसा क्या पहले से निर्धारित या पूर्वाग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये फीमेल का नेचुरल गुण होता है कि भाई एक कुटुंब को जल्दी वो साध लेते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुषों में वो गुण नहीं है, लेकिन महिलाओं का ये प्रमुख गुण है। उनके पास और भी गुण है, लेकिन ये प्रमुख गुण माना जाता है। बाय डिफॉल्ट उनके अंदर ये गुण होता है कि कुटुंब को साध लें, तुरंत परिवार को संजोना। तो कुटुंब को बांधने में जब मंगल को लगा दिया जाता है थोड़ा सा असहज महसूस कर सकता है, लेकिन अगर मंगल स्वग्रही है, उच्च का है, तो यही अनुशासित व्यक्ति हम एक विशेष बल प्रदान करते हैं। ठीक हो गया। तो दोनों का अलग अलग, अगर आप वर्सेस की मूड में हैं तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा इस दिशा में अपने को झुकाव दिखाई देता है कि हाँ, कुटुंब में तो 7 नंबर ज्यादा बली सा प्रतीत होता है, लेकिन यहां पर भी अगर मंगल अच्छे बल बनाए हुए, मंगल जैसे आय भाव में बैठ जाता तो फिर बहुत बढ़िया हो जाता है। कुटुंब के व्यक्तियों, यानी एजेंडा धन है, लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो कुटुंब के व्यक्तियों जो कह सकते हैं उनका सुख बढ़ाने के लिए हमारा लाभ स्थान एक विशेष महत्व रखता है, या हमारे कुटुंब का और हमारे लाभ का बड़ा क्लोज संबंध है, तो हम उस चीज को एंजॉय करने लग जाते हैं, फिर उस अनुशासन को हम पसंद करने लग जाते हैं। ठीक हो गया। इसलिए किसी को थंब रूल ऐसा लेकर नहीं चलना है कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है उस जगह, ऐसा ही होता है इस जगह, बस इतना ही है। ये संसार बहुत अलग अलग प्रकार की माया व्याप्त है, यहां पर उसी को समझना है। एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? अपने चार्ट को बदलने के लिए पढ़ते हैं कि अपने आप को समझने के लिए पढ़ते हैं? कई लोग तो उतारू हैं अपने चार्ट को बदलने में। दिन में कुछ लोगों से बात करते हैं तो वो कई तो बहुत प्रसन्नता से, और उनसे बात करते हैं अपने को भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, और कई अपने चार्ट को ही बदलने पर उतारू हैं। बदलने पर मतलब ये ऐसा है, इसको मैं बस किसी तरह मैं बदलना चाहता हूं, ऐसा नहीं होता है। चार्ट को स्वीकार करने की मुद्रा होनी चाहिए। ठीक हो गया। भागने से कुछ नहीं होता है। ऐसा मेरे जीवन में भी ऐसा ही है। कोई भी जीवन इस संसार में पूरी तरह से उसको एक भी दोष ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए स्वीकार करते हैं हम उसको। ठीक हो गया। अब हमने कभी कुछ वर्ष पहले कोई ऐसा गलती की है, कोई ऐसे व्याभिचार में लिप्त हुए हैं, और आज हमें वो झेलना पड़ता है। हमारे जीवन में हमारे साथी कोई व्याभिचारी हो जाते हैं तो अपने को लगता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे थोड़ी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा काम करता है। वो तो पूरे एक एक पाई का हिसाब रखता है, इसीलिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा अपने को कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। दुख तो होता ही है कि हम माया से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वीकार करके उस पनिशमेंट का जो ड्यूरेशन है उसको काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि अपनी दृष्टि में कोई गलत नहीं होता है। यही सबसे बड़ी इसमें जो कठिनाई है वो यही है कि हम कभी अपनी बुद्धि से गलत थोड़ी होते हैं। नहीं, मैंने थोड़ी गलत किया था, मैंने तो उसकी खुशी के लिए ऐसा कर दिया था। ऐसे कर्म फल ऐसे काम नहीं करता है। तो पहले तो अपने को कर्म फल का सही तरीका जानना होगा,
और उसके लिए सुप्रीम ग्रंथ हमारी बुद्धि, हमारा विवेक नहीं मानेंगे हम उसको। जो लाखों सालों से मान्यताएं चली आई हैं, या जो हमारे पूर्वजों ने जो टाइम टेस्टेड ग्रंथों में वर्णित चीजें हैं, उनके जरिए ही पता लगेगा कि क्या वास्तविक धर्म है। मेरे मन में आ गया, मैंने पाप नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, इतना सरल नहीं है। इसलिए स्वीकार करना, चार्ट हम किस लिए पढ़ते हैं? स्वीकार करने के लिए। बदलने की मुद्रा में रहेंगे तो फिर कष्ट ही कष्ट पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कुटुंब ऐसा होता है तो होता है, स्वीकार करते हैं। तीसरा भाव, मीन लग्न का तीसरा भाव हमारा बाहरी संवाद है, जिसको क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संवाद, लेखन कला, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इस मामले में ये 2 नंबर की तरह बर्ताव करता है। बाहर लोगों से बात करेगा तो एक कुटुंबिक अटैचमेंट ले लेगा। देख रहे हैं आप कितना अजीब अंतर है। जो उसके खुद के घर के लोग थे वहां पर एक अनुशासन दिखाई देता है, लेकिन जब बाहर वालों के साथ बात करते तो बड़ी जल्दी अटैच होने का काम करता है। और यहां की अगर हम बात करते हैं तो जो कन्या लग्न है, कन्या लग्न का 3 नंबर, कन्या लग्न का 3 नंबर किस प्रकार से बर्ताव करता है? कन्या लग्न का 3 नंबर गुप्त या कम शब्दों में अपनी बात को रखना पसंद करता है, क्योंकि हमें आपको पता है 8 नंबर के साथ केतु का भी संबंध माना जाता है, और 8 नंबर मंगल की गुप्त राशि जो भौचक्र ज़ोडिएक में अष्टम भाव में आती है। ठीक हो गया। तो अपनी बात को कम शब्दों में, क्योंकि आपको पता है व्यवहार कुशल व्यक्ति है, नियमों पर चलता है, तो बहुत ज्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन में समय नहीं लगाना चाहता है। ये इसका भाई आप समझते हैं ये कब बली है भाई, केतु जैसे यहां आ जाए, क्योंकि इस राशि का ही बल है, वो अच्छा माना जाएगा। वो कम शब्दों में अपनी बात को रख देते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन हम मूल अंतर समझ सकते हैं कि कहां तो मीन लगने वाला और ज्यादा जुड़ना चाहता है समाज के साथ, एक कुटुंब जैसा माहौल फॉर्मल कम्युनिकेशन में बनाना चाहता है, लेकिन कन्या लगने वाला अपनी बात को जरूरी शब्द जितने हैं उतने में ही कह देता। अब सब भगवान ने बनाए, सब अपने अपने गुण हैं। कोई अपने शब्दों से कुटुंब को या समाज को कुटुंब रूप में, जो जैसे क्या बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम का जो माहौल बना देना चाहता है, और कोई कहता है कि नहीं कर्म ही पूजा है, ये कार्य कोई और कर रहा है, तो मैं तो सीमित शब्दों में ही अपनी बात को रखकर दोबारा से अपने कार्य में ही ध्यान दूंगा। ठीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ दृष्टि से इसका पलड़ा भारी दिखाई देता है इस मामले में। फिर हम आते हैं चतुर्थ भाव, चौथा भाव। चौथा भाव हमारे भवन, हमारे सुख, वाहन, मातृत्व, माता, मदरलैंड, मंत्रिमंडल, इस प्रकार के चीजों के लिए देखा जाता है। तो चौथा भाव है 9 नंबर, बृहस्पति का क्षत्रिय फेज, या एक राज पुरोहित है जो बहुत ज्यादा बोल्ड है अपनी बात को लेकर। तो माता का स्वभाव पूरी तरह सात्विक लेकिन बहुत अनुशासित, वो इनका माता का स्वभाव है। अब इनका भवन की अगर बात करते हैं तो उसमें भी बृहस्पति के या किसी राज पुरोहित के ऑफिस जैसा माहौल दिखाई देता है। ठीक हो गया, सधा हुआ। यहां हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट जो हमने माइंड में सेट किया हुआ है, या जो हमारे शुरू से हम क्या क्या बोलते हैं सुनते आए हमारी मान्यताओं के अनुसार, तो कहते हैं कि घर जब तुलना करते हैं तो ऐसा घर 3 नंबर जैसा अपने को ठीक लगता है, क्योंकि हमारी मान्यताएं, हमारी जो सुना है हमने कि भी घर में थोड़ा सा अगर हास्य विनोद भी चलेगा तो चलेगा। क्योंकि यहां पर कौन है अभी 3 नंबर, मिथुन। मिथुन को बोलते हैं जेमिनी को रोमांटिक फेज ऑफ प्रिंस। एक राजकुमार है जो थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है, थोड़ा सा चंद्रमा की तरह काम करने, मतलब हास्य विनोद करता है, आनंद लेता है। चंद्रमा मक्खन बोलते हैं। तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के ही गुण बुद्ध के अंदर दिखाई देते हैं। तो जो मिथुन राशि है उसमें चंद्रमा
डोमिनेट करता दिखाई देता है, यानी बुध का झुकाव चंद्रमा की तरफ ज्यादा है ऐसा लगता है। जेमिनाई, मैथुन शब्द से मिथुन राशि बनी है, तो जहां थोड़ा सा विपरीत राशि के प्रति जो आकर्षण है वो भी मिथुन का मुख्य गुण माना जा सकता है। और घर की जो सुख सुविधाएं हैं उनका उपभोग वो आनंद से करना चाहता है। यहां पर अनुशासन ज्यादा और आनंद को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा गया है। ठीक हो गया, तो अपना अपना विचार है। एक थोड़े से अनुशासित व्यक्ति के लिए इस प्रकार के घर की कल्पना की गई है, और थोड़े से अपने माने अपने शॉपिंग पार्ट को एक्टिव बनाए रखने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि 12 नंबर जो शुक्र का फेवरेट प्लेस है उसके भवन की जहां बात करेंगे तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट प्रायोरिटी पर आ जाता है। भवन की दृष्टि से मां का भी स्वभाव थोड़ा सा हास्य विनोद पसंद होगा। फिर आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव हमारी संतानों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी संतान, स्टमक, फैन फॉलोइंग, हमारा विवेक जिसको बोलते हैं, विवेक बुद्धि। ध्यान रखिए, ये हमारी एजुकेशनल एबिलिटी है और ये हमारा सर्टिफिकेशन है। भाई हमारी एबिलिटी अलग प्रकार की कई दफा दिखाई देती है, लेकिन हमारा सर्टिफिकेशन कुछ विचित्र ही हो जाता है। हमें लगता है कि यार इसको तो इस दिशा में माहिर होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसे इंजीनियर है, मतलब डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा मतलब मन में विचार कभी आता है। तो ये 4 और 5 का समन्वय बड़ा मायने रखता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंजीनियर उसके बाद भी मेडिकल इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, तो ये समन्वय बड़ा मायने रखता है। 4 और 5 का मिलन, 4 यानी हमारी एबिलिटी, 5 यानी हमारा जो जिससे हम सर्टिफाइड है। ठीक हो गया, और यही प्रायवाची माना जाता है हमारी विवेक बुद्धि का। जो हमारी जजमेंट पावर है वो यहां से देखी जाती है। ये एक प्रकार से जप का या तप का भी बल हमें प्रदान करता है पंचम भाव। इनके संतानों के लिए देखते हैं, यहां 4 नंबर आता है। 4 नंबर जैसे ज़ोडिएक में हमारे भवन से संबंधित है तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया माहौल बनाता है। और यहां पर 10 नंबर आता है। 10 नंबर मंगल का फेवरेट प्लेस माना जाता है। ठीक हो गया, तो 10 नंबर का प्रमुख गुण हम समझ सकते हैं कि वो भौचक्र में हमारा ऑफिस है। तो जो इनकी संतानें हैं वो 4 नंबर की तरह मातृत्व भावना, बांधने का गुण, और इनकी संतानें कार्य को अकेले कंप्लीट करने पर विश्वास रखना, ऐसे ऐसे गुण देखिए। क्योंकि मंगल इस राशि में उच्च का माना जाता है, और मंगल तो आपको पता ही है लीड कौन करेगा, जो अकेले चलने का बल रखता है। ठीक हो गया, तो ये अंतर समझा जा सकता है। फिर पंचम भाव का बल, 5वां भाव शत्रु विजय, ऋण, रोग, उसके लिए देखा जाता है। तो 11 नंबर आता है। 11 नंबर ज़ोडिएक में लाभ स्थान माना जाता है, और अगर इसका स्वामी कहीं शनि धन भाव से संबंध बना लेता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने शत्रुओं से भी बहुत अच्छा लाभ, लीगल मैटर, लीगल विनिंग से बहुत अच्छी जीत, बहुत बढ़िया हासिल होती है। तो ये सारी चीजें हम 6ठे भाव के साथ जब संबंध देखते हैं, और शनि को हम त्रिक भाव के साथ संबंध अच्छा मानते हैं। यहां आते हैं, ये हैं सभी लग्नों का राजा। अभी राजा या राज पक्ष को हमने शत्रु भाव में रखा, ये थोड़ा सा कम समझ में आता है कि देखिए त्रिक भाव में तो इस प्रकार शनि मंगल संबंध अच्छा माना जाता है। अभी यहां पर सूर्य संबंध आता है या सूर्य की राशि पड़ती है, तो हमारा जो, अगर सूर्य, यहां समझिए, अगर सूर्य कहीं, जैसे यहां भी ऐसे संबंध बन रहा था, तो यहां पर हम अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी, उनके जरिए धन वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर कहीं सूर्य बिगड़ जाता है तो हमारी क्लैशेस अथॉरिटी के साथ होती है। मतलब शनि का यहां कमजोर होना इतना हार्म नहीं कर सकता जितना सूर्य का यहां कमजोर होना
हार्म कर सकता है। अब एक इसमें और नियम ध्यान रखना है, अगर थोड़ा कमजोर है तो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन अगर बहुत ही कमजोर है, माने अगर वो नीच का हो जाता है, बड़ी विचित्र बात, अगर वो नीच का होकर, सामान्यतः नीच का माने वो साइड में, तो फिर यहां पर एक ओवर रूल कर जाता है, विपरीत राजयोग लागू हो जाता है कि 6 का स्वामी अष्टम में बैठ गया। तो विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थिति आएंगी, हमारे सीनियर अथॉरिटी गवर्नमेंट क्लैशेस होंगे, लेकिन उसके बाद हमारे शत्रु, हमारे ऋण, सबका अंत अष्टम भाव के जरिए हो जाएगा। अष्टम भाव यानी हमारी एक प्रकार से हमें एक परंपरा से प्राप्त या हमारे पितरों का पैसा, पूर्वजों का पैसा, ठीक हो गया, वो अपने को मिल जाएगा। लेकिन विपरीत राजयोग को राजयोग नहीं मानना है, ये ध्यान रहे। तो मतलब क्या यहां विशेष बात समझ में आई कि सूर्य अगर कहीं शत्रु राशि में बैठा है, इस केस में तो ज्यादा बुरे परिणाम दे सकता है बजाय कि नीच राशि में बैठ जाए, तो क्योंकि विपरीत राजयोग से वो ओवर रूल कर जाता है, नया नियम लागू हो जाता है। तो एक बार ट्रबल आता है हायर अथॉरिटी के साथ। यहां पर हमारा शत्रु कैसा है? 11 नंबर जैसा। 11 नंबर है लिबरल फॉर्म ऑफ सैटर्न। सैटर्न का लिबरल, अग्रेसिव फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना है। तो 11 नंबर से हम 11 नंबर जैसे शत्रु से थोड़ा आसानी से निपटा जा सकता है। 5 नंबर शत्रु से निपटने के लिए, मतलब निपटना मतलब क्या, अगर वो सूर्य का बल कमजोर है तो अपने को यहां पर ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर सूर्य, जैसे हमने बताया, बली होके बैठा है, तो अपने को लीगल मैटर्स में या मेडिकल इश्यूज में गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करेगी, ठीक हो गया। और सीधे हमारे धन भाव में उच्च का होके बैठ गया। अब हम आते हैं हमारा 7वां भाव। 7वां भाव मतलब हमारा पार्टनर का स्थान, ठीक हो गया। तो पार्टनर की दृष्टि से इनका 7वां भाव है 6 नंबर की तरह, अनुशासित, नियमबद्ध, नियमों का पालन करने वाले, और ये 12 नंबर। अब वर्सेज तय आपको करना है, वैसे मैंने स्वभाव बता दिया कि हमारा पार्टनर एक जगह 12 नंबर की तरह बर्ताव करता है। तो देखिए ये सब गुण ही माने जाते हैं भाई। श्रृंगार रस कोई बुरी चीज नहीं है, और जहां वैवाहिक संबंध होता है वहां पर, क्योंकि ये हमारा 7वां भाव वस्त्र धारण करने का भाव भी माना जाता है, नए वस्त्र, इस प्रकार का वैवाहिक माहौल। मैंने बताया ना, विवाह वगैरह में तो जो ये इस प्रकार की शॉपिंग होती है उसके लिए तो बहुत बढ़िया माना जाता है 12 नंबर। तो अगर वैवाहिक संबंध के रूप में देख रहे हैं तो 12 नंबर, क्योंकि शुक्र का फेवरेट प्लेस, और आपको पता है शुक्र इस भाव का कारक माने जाते हैं, तो ज्यादा सटीक दिखाई देता है। और यहीं पर अगर हम यहां देखते हैं 6 नंबर, 6 नंबर बुध, जो बहुत नियमों पर चलने वाला है। देखिए अब सबका अपना अपना एडवांटेज है यहां पर, लेकिन जो हमने एक माइंडसेट तय किया हुआ है कि भाई एक ओकेजन होता है, उसका एक अलग चार्म है, एक अलग एकत्रण है, वो पता नहीं क्यों इस लग्न में ज्यादा फिट बैठता है। और इस लग्न में वो नियमों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। वो आपको ही तय करना है कौन कहां डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इसका काम करने का तरीका पार्टनर की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से भी ये नियमों से ही, विवाह की दृष्टि, ध्यान दीजिए, हालांकि इसका मूल स्वभाव 12 नंबर का शॉपिंग के लिए बना है, लेकिन जब हम अपने पार्टनर के से कोई एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, उसका स्वभाव 12 नंबर से अलग प्रकार का है। वो चीजों को संतुलित करके चलना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं वो। भाई यहां पर ये व्यक्ति थोड़ा सा नियमों का पालन करता है, तो साथ वाला अगर थोड़ा सा शॉपिंग को ढीला भी छोड़ देता है, चलने दो, तो बनता है। हम नियमों को हमेशा वरीयता देते हैं कि नियम से चलना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी कभी हास्य विनोद और इस प्रकार का पार्ट भी एक्टिव होने देना चाहिए। तो एक दूसरे के पूरक हैं वो। फिर आता है हमारा 8वां भाव। 8वां भाव
हमारा लैंगिक सुख, हमारा ससुराल, और इंश्योरेंस का पैसा, किसी के मृत्यु से होने वाली आय, हमारी आयु, वो सब माना जाता है। 12 नंबर के लिए जो ससुराल पक्ष है वो 7 नंबर के समान है, और 6 नंबर के लिए जो ससुराल पक्ष है वो 1 नंबर के समान है। तो अपना अपना बल है। अगर हम हमारे ससुराल की बात करते हैं 6 नंबर के अनुसार, तो वो मंगल का ऑफिस है, कमांडर का ऑफिस है। ठीक हो गया। तो वो थोड़ा ज्यादा ही अनुशासन, नियम पर चलने वाले दिखाई देते हैं। और देखिए, जो मंगल शब्द या मांगलिक जो शब्द बना है, कई दफा वो मन में ऐसा बहम लाता है कि बुरा है। बुरा नहीं है वो। हमारी सभ्यता संस्कृति में क्योंकि इंटरकोर्स या लैंगिक संबंध को एक प्रकार से गरिमामय तरीके से गुप्त रखा गया है, और मंगल कमांडर ऐसे चुपचाप होकर कार्य नहीं करता है, माने वो कोई शाय प्लैनेट नहीं है, कोई शर्मीला ग्रह नहीं है। तो जब भी मंगल का प्रभाव या मंगल के घरों का प्रभाव हमारे 7 या 8 को टच करता है, तो हम उसी को मांगलिक प्रभाव मानते हैं। माने मंगल बैठे हैं या मंगल दृष्टि मार रहे हैं। अब यहां पर मंगल का भाव आ गया है। अगर मंगल बैठ जाते हैं तो ये प्रबल मांगलिक हो जाते हैं। अष्टम भाव हमारा इंटरकोर्स या हमारा लैंगिक संबंध है, तो वो एक एनर्जी एक्सपेक्ट करता है पार्टनर से अपने लैंगिक संबंध में। लेकिन हमारी जो मूल विचारधारा है, वहां पर हम ये ऐसा मानते हैं कि इस संबंध को गुप्त होना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत नहीं। और ऐसा ठीक भी दिखाई देता है कुछ हद तक, लेकिन वही बोलते हैं देश काल पात्र, समय, जो समय आज है, उस समय में सभी लोग उस चीज को अभी आज के समय अनुसार थोड़ा ओपन करना चाहते। तो मांगलिक कोई ऐसा दोष नहीं मानना, एक मांगलिक योग है जो बहुत बहुत ही जर्नल है, बहुत ही सामान्य है। आप देखेंगे, आप 4 कुंडली उठा के देखें, एक कुंडली में आप मांगली मिलेगा। तो अगर 25% पॉपुलेशन ही मांगलिक है, तो उससे भय कैसा। वो तो एक मंगल की एनर्जी है जो बेडरूम में कमांडर देख रहा है, बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी है वो, जो युद्ध करने के लिए बना। ऐसी शौर्य वो हमारे बेडरूम में एक्सपेक्ट करता है, बस इतना ही है। तो इस समन्वय को हम अपने को ध्यान रखना है बस। अब हम बात कर रहे हैं कन्या का ससुराल पक्ष 1 नंबर की तरह दिखाई देता है, अनुशासित, नियमबद्ध, नियमों को मानने वाले। इनका 7 नंबर की तरह है। 7 नंबर शुक्र की राशि है, तो अपने अंतरंग संबंधों के लिए ये थोड़े शुक्र की तरह व्यवहार करते हैं। वो अच्छा अपना अपना बल दिखाई देता है। यहां पर क्लियर एक माने क्लियर है, ये करना है। अभी जब बिजनेस की बात आती है तो वहां थोड़ा सा प्लस माइनस, यस नो। तो क्लियर विजन किसका है, बेशक से एकदम टू द पॉइंट है। क्लियर विजन यहां 1 नंबर का है कि भाई यस या नो। लेकिन ये बहुत 7 नंबर डिप्लोमेट भी माना जाता है, बहुत समझदारी से अपनी बात को रख लेता है। तो वो अब आपको तय करना है कि कौन, क्योंकि ये तो हम तय करेंगे ना हमारी क्या आवश्यकता है, हमारी जरूरत के अनुसार ही हम किसी भाव का महत्व समझते हैं और उसको ही बलि मानते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा इंटरकोर्स है, ये हमारा ससुराल है, ये हमारा कोई ऐसा, जैसे इंश्योरेंस के पैसे की दृष्टि से भी 7 नंबर को थोड़ा ज्यादा बलि माना जा सकता है। और 1 नंबर हम जो माइनिंग के पैसे हैं, माइनिंग माने कोई जमीन के नीचे वाली चीज, कोई पेट्रोलियम चीजों से मिलने वाला है, वहां पर इसका बल ज्यादा दिखाई देता है। तो अपना अपना बल। फिर आते हैं हम नवम भाव की ओर। नवम भाव हमारा पिता पक्ष है, पूर्वज है, हमारा भाग्य स्थान है, धर्म, धार्मिक संस्थाएं, उनके साथ हमारा संबंध। 12 नंबर वाले जो अपना पिता पक्ष है उनको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, लिमिटेड है। 8 नंबर का जैसा व्यवहार है उतना ही बताना चाहते हैं। ठीक हो गया। धर्म को लेकर भी पालन करेंगे वो, मंगल अगर हमारा बली है, लेकिन उसका ज्यादा उसको संवाद में इन्वॉल्व करना, उसको ज्यादा बताना, वो इनके नेचर में नहीं है। यहां पर बात करते तो ये अपनी धर्म यात्राओं को खूब अच्छे से शेयर करते हैं कि हाँ मैं धर्म यात्रा में जाने वाला हूं। देखिए
शॉपिंग को ये खूब एंजॉय करता है 12 नंबर। लेकिन जहां पर कोई ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है, रिलीजियस जर्नी है, उसको ये गुप्त होकर करते हैं। अब अपना अपना स्वभाव है, कोई अच्छा बुरा नहीं, मैंने बोला ना, सब हमारी संस्कृति में यही हमारी संस्कृति की खासियत है। यहां पर देवता बहुत हैं, हमारी जो जितनी विचारधारा है उतने देवता, और सभी विचारधाराओं को पूरा पूरा सम्मान है। हम किसी देवता को ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई ये देवता पूजनीय नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा किसी विचार से ग्रसित है उसको ठीक कर लीजिए कि भाई मेष लग्न में तो शनि हमारे लिए बलि नहीं माना जाएगा या शनि कमजोर। वो तो सिर्फ लर्निंग पर्पस से बताया जाता है कि भाई अगर कोई ऐसे भावों के स्वामी आ जाते हैं कि भाई वो लग्नेश के मित्र नहीं हैं और केंद्रों के स्वामी हैं खाली, तो फिर वो हमारे लिए कुछ मामले में अशुभ माने जा सकते हैं। लेकिन हमें एक ऐसे ग्रांट या थंब रूल लेकर भी शनि दिख गए कहीं तो हमारा इनसे कोई संबंध नहीं, हमें दूर चलना है, ऐसे चलेंगे तो हमारा, मैं तो आपको ये बोलता हूं, संसार भगवान पालनहार हमारे विष्णु है। हर चीज आपको अगर नियमबद्ध होकर चलते हैं तो उसका उपभोग आप करें। आप कई लोग पूछते हैं कि सर रत्न पहनने का बहुत मन करता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के कारण डर लगता है। ये विचार एकदम गलत है। ध्यान रखिए, एस्ट्रोलॉजी कभी डराती नहीं है। आपका मूंगा पहनने का मन करता है, आप पन्ना, आप हीरा, आप पुखराज, कुछ भी पहने। ध्यान रखिए, अभी क्या बात पूरी नहीं हुई है। जब भी हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो हम उसमें ईश्वर को साक्षात मानने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई हम अपने शरीर की सज्जा के लिए पहनते हैं कोई स्टोन, कोई ऐसी वो नहीं है कि आप नहीं पहन सकते हैं। कहते हैं मुझे नीला पत्थर बहुत अच्छा लगता है, नीलम, लेकिन मैं मेष लग्न का हूं तो मैं नहीं पहन सकता हूं, ऐसे दूसरों ने कहा। ऐसा नहीं है। महारानी एलिजाबेथ कोई अपना मून शाइन या सनशाइन पहनकर कोहिनूर डायमंड को अपने ताज में नहीं जड़ते हैं। वो तो बस सबके लिए गौरवशाली पत्थर माना जाएगा। इसीलिए हमें इस प्रकार से नहीं देखना है। जो इतने महत्वपूर्ण रत्न हैं वो सभी का गौरव बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए अपने को ऐसे नहीं देखना है कि भाई हमारा मून शाइन या सनशाइन मैच करेगा तभी हम डायमंड पहनेंगे। हाँ, लेकिन जैसे मैंने बताया, प्राण प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठित, उसको जब एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट के लिए पहनते हैं तो उसका एक अलग तरीका है। लेकिन वैसे आप स्वतंत्र हैं, आपको शरीर की साजो सज्जा के लिए पहनना है। कोई पार्टी ओकेजन ऐसा है, आप कोई भी रत्न पहने, आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजिकली उसका बेनिफिट चाहते हैं तो जो उसका वे है उसका भी बकायदा प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसको मानकर तब पहनेंगे तो उसका एक अलग महत्व अपने को समझ में आएगा। एक पत्थर की मूर्ति हम अपने घर के बाहर भी लगाते हैं, जो दूसरे हमारे घर की सुंदरता के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम उस पत्थर की मूर्ति को एक अलग रूप देकर हम उसका बाकायदा वैदिक मंत्रों से देवताओं का आवाहन कर देव स्वरूप मानने लग जाते हैं तो फिर उसका फल एकदम अलग हो जाता है। समझना है अपने को कि वो रत्न, हीरा क्या शुक्र प्रतिष्ठा करके हमने उसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट के लिए पहना है या हमने उसको शरीर की सुंदरता के लिए धारण किया। इस संसार में कोई ऐसा मैं कुंभ लग्न का हूं तो मैं पुखराज नहीं पहनूंगा, मुझे बृहस्पति मार देगा, ऐसा कुछ अपने मन में नहीं रखना है आपको। एकदम मतलब कई लोगों ने तो मारक और बाधक अपनी जिंदगी में सिर्फ यही सीखा है और उनको कुछ नहीं समझ में आता। उनको कौन बताए कि हमारा मारक ही हमारे घर में ज्यादातर केसेस में उनकी अंतर प्रत्यंतर दशाओं में अच्छी गैदरिंग और विवाह का कारण बनता है। मारक और आप समझिए बाधक भी हमारे लिए कितने अच्छे। बाधक कौन होते हैं? अलग अलग लग्नों के हिसाब से भी अगर हम देख लें तो ओवरऑल बाधक हम किसको मान रहे हैं? सप्तमेश को मान रहे हैं, कहीं नवमेश को मान रहे हैं, कहीं एकादशेश को मान रहे हैं। नवमेश कौन? सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण। एकादशेश कौन?
हमारा इनकम, हमारा आयश। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में एस्ट्रोलॉजी में पढ़ने के लिए या समझाने के लिए बात बताई गई थी। हमने बाकी, क्योंकि हमें अच्छा वो बताया था वो तो हमें याद नहीं रहा, हमें ये बुरी बात याद है, बस हमने ये बादकेश है हमारा, ये मार्केश है हमारा, मैं बस अभी मरने वाला हूं। कभी किसी से बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है, अभी पता लगा आयु उसकी 28 वर्ष है, कहता है सर मेरी मार्केश की दशा चली है, अब कब मुझे जाना है। कहता है अरे भैया तेरा विवाह के योग बन रहे हैं। इसलिए ऐसे देखना ठीक नहीं है। मैंने पहले भी बताया, जो भयभीत हो रहा है ज्योतिष से, उसको ज्योतिष पढ़ना छोड़ देना चाहिए। ठीक हो गया। पहले तो अपनी मनोवृत्ति ठीक करें और एक्सेप्ट करें कि मैंने अगर कुछ गलत किया है तो मैं तैयार हूं अब। और जो ये समझता है कि मैं इतना चालाक हूं कि मैं प्रकृति के नियमों को भी बदलने पर विवश कर दूंगा, तो फिर आप सामने आप करके देख लें, आप कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रकृति किसी की गुलाम नहीं है। वो अभी आप रोकेंगे अगले दिन मारेगी, लेकिन मारेगी जरूर। ठीक हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा, किसी का माई का लाल बदल नहीं सकता है, हम तो चीज ही के हैं। इसलिए इन नियमों के साथ अगर कोई चैलेंज आता है तो आ जाइए आप ग्राउंड में आए, फिर देखिए आप ये नियम क्या करते हैं। इसलिए इन नियमों के साथ इतने ही बड़े कोई राजा के राजा भी हुए, उन्होंने भी ये कहा है कि प्रकृति के नियमों के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम उन नियमों को, हम किसी का हक अगर मारते हैं तो कल वो रिवर्ट होगा ही होगा। ठीक हो गया ना। इसलिए अपनी बुद्धि से तय कर दें कि नहीं मैंने सही किया है, फिर वो बताएगा कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया। ठीक हो गया। इसलिए जीवन में कष्ट आता है, कुछ ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा है, 10 साल पहले गलत किया, अभी आया है उसका फल, स्वीकार करना है उसको। यही ज्योतिष पढ़ने का मुख्य विषय होना चाहिए कि मैं समझ जाऊं बस कि हाँ इस समय पर कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन उसको भी मैं एक्सेप्ट अगर कर लूं कि भाई कई मामले में जैसे कोई ऐसे अष्टमेश की दशा चली, कई मामले में बिगड़ा हुआ केतु उसकी दशा चली, तो मैं डिटैच हो जाऊंगा। तो मैं डिटैच तो हो ही रहा हूं, मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है डिटैचमेंट, तो क्या बुराई है इसमें। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अपना ज्योतिष भी थोड़ा सीखने लग जाते हैं, थोड़ा कुंडलिनी जागरण के लिए बैठ गए हैं, आनंद है इसमें। कहते नहीं सर मैं ये सब नहीं करने वाला हूं। नहीं करेगा तो जबरदस्ती किराया जाएगा, फिर पिटाई होगी अच्छी, और फिर वो करेगा। हे ईश्वर, हे परम पिता मुझे बचा ले। पहले ही कर लेता तो ज्यादा अच्छा था। इसलिए अपने को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डर के करे, आराधना कोई डर के नहीं होती है, लेकिन अपने को यह ध्यान रखना है कि वो प्लैनेट की जब अंतर महादशा आती हैं तो वो अलग प्रकार से अगर काम करवाना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हो जाएं। बस इतना ही ज्योतिष पढ़ने का मुख्य विषय होना चाहिए। मैं बच जाऊंगा, मैं एक नया सूत्र निकाल कर लाया हूं, एकदम मैं बदल दूंगा, ऐसे नहीं होता है। करा है एक्सेप्ट कीजिए। हम बोल्डनेस किसको बोलते हैं? मैंने सर पाप किया है, मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैं उसका फल भोगने के लिए एकदम तैयार। उसी क्षण जब ये मन में विचार आता है, उसी क्षण हमारे पापों का क्षय हो जाता है। ये कितनी विचित्र बात भगवान ने कही है। प्रारब्ध तो ऐसे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस जीवन में ऐसे तय नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे किए हुए, कहते हैं अगर हमारे जीवन में हम सर्वोत्तम कर्म करें अपने जीवन में, तो बस फिर उसी क्षण हमारा प्रारब्ध शून्य हो जाता है। ना फिर पाप रहता और ना फिर पुण्य ही रह जाता है, और हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अपनी तरफ से सर्वोत्तम कर्म, अनुशासित कर्म करने का ऐसा विचार बनाना चाहिए। तो नवम भाव धर्म को लेकर, अपने पिता पक्ष को लेकर गुप्त रहते हैं, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एकत्रण करना चाहते हैं, और लोगों को लाना चाहते हैं, कौटुंबिक व्यवहार आ जाता है इनके। और अगर हम बात करते हैं हमारे ऑफिस को लेकर, तो ऑफिस की दृष्टि से मिथुन लग्न 10 नंबर की तरह बर्ताव, माने 3 नंबर की तरह बर्ताव करते हैं। ठीक हो गया। 3 नंबर यानी ऑफिस में थोड़े से हल्का फुल्का मजाक भी चलता है, लेकिन मूल पर्सनैलिटी तो उनकी ऐसे ही है, लेकिन ऑफिस में 3 नंबर हो जाते हैं कि चलो
अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, वैसे उनकी समाज में जो इमेज है 6 नंबर, वो नियम पर चलते, मतलब ऐसे कठोर इमेज नहीं है लेकिन नियम पर चलते। ऑफिस में अपने कोलीग्स के साथ 3 नंबर की तरह, बुद्ध का रोमांटिक फेस। और यहां पर वैसे पाइसेस थोड़ा व्यवहार में थोड़ा सा हरफन मौला कह लीजिए आप, चल पैसे खर्च करके आते हैं, शॉपिंग, थोड़ा सा कुछ खा पी के आते हैं, ऐसा व्यवहार। लेकिन ऑफिस में 9 नंबर है, बृहस्पति का क्षत्रिय फेस। आप फाइल कंप्लीट कीजिए, पार्टी हम शाम को करेंगे। तो इस प्रकार का जो माहौल, वो मीन लग्न, ठीक हो गया। तो भाई ऐसे नहीं कि अभी कार्य चल रहा है अभी आप पार्टी की बात करने लग जाए, नहीं नहीं, अभी नहीं, अपना काम पूरा कीजिए आप। ठीक है, मेरा मूल स्वभाव है, मैं शॉपिंग करना मुझे आनंद आता है, लेकिन अभी हम काम को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, अपना काम पहले। ये हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट है, हमारा सरकार पक्ष भी दशम भाव से देखा जाता है, हमारा स्टेटस, सोशल स्टेटस, ठीक हो गया। ये 3 नंबर की तरह व्यवहार करते हैं। फिर आता है हमारा आय के साधन, सैलरी, नेटवर्किंग, फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल माने बेस्ट फ्रेंड्स हम इसके साथ जोड़कर देखते हैं, और नेटवर्किंग इससे जोड़कर देखते हैं। तो ये 12 नंबर है, ये 10 नंबर है, यानी 12 नंबर के अनुसार अगर देखा जाए तो इनके बेस्ट फ्रेंड्स के लिए 10 नंबर लागू होता है। मतलब वैसे तो 12 नंबर सभी के फास्ट फ्रेंड हैं, सभी हमारे मित्र मानते हैं, लेकिन जो उस दायरे तक पहुंच पाते हैं वो कम है, क्योंकि 10 नंबर मंगल का ऑफिस है, जहां पर एक नॉट मंगल का ऑफिस है, मंगल का फेवरेट प्लेस है। मंगल का ऑफिस तो मतलब मूल त्रिकोण राशि, यहां तो मंगल एक्सेल्ड कर जाता है, मंगल अपने उच्च अवस्था में आ जाता है, ठीक हो गया। तो 10 नंबर आगे से कैसा दिखता है, जैसे कोई भेड़, और पीछे से ऐसा दिखता है जैसे कोई क्रोकोडाइल। और लाभ के लिए भी बड़े ज्यादा एकदम नियम रहते हैं कि हमारे सैलरी में कुछ ऐसा जरा सी भी कटौती हुई है तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और ये अपने सैलरी पक्ष को लेकर 4 नंबर की तरह रहते हैं। 4 नंबर आपको पता है, एक्सेप्टेंस, मदर, ठीक हो गया। तो मित्र मंडली जिसको बोलते हैं, मित्र मंडली समझिए जरा, मित्र मंडली, अब वो बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, फास्ट फ्रेंड की बात सामान्यता नहीं कर रहे हैं यहां पर। अगर हमारी कोई अपने बहुत नजदीकी मित्र हैं, उस मित्र मंडली का आनंद ये लेना जानते हैं, और उस मित्र मंडली को सीमित रखकर व्यवहार करते हैं पाइसेस, जबकि इसके मूल स्वभाव से ये अलग दिखाई देता है, ठीक हो गया। अब आता है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर हमारा खर्चा, व्यय, गुरुआश्रम, ठीक हो गया। तो इनके 12 नंबर में आता है एक्वेरियस, जो शनि का सधा हुआ रूप मानते हैं हम। तो ये अपने खर्चों को लेकर, देखिए बहुत विचित्र बात यहां आगे एक समझ में आती है कि पाइसेस खूब पैसा खर्च करता है, अच्छे से खर्च करना जानता है, क्योंकि पाइसेस ज़ोडिएक में ही 12वें भाव में पड़ता है। लेकिन जब हम इसके 12वें भाव पर विचार करते हैं तो वहां पर एक लाभ स्थान, माने इसके द्वारा किए गए खर्चे कोई संकट नहीं पैदा करते, इसकी वृत्ति अनुसार ही है। उसके द्वारा किए गए खर्चे, अगर शनि की स्थिति अच्छी है, क्योंकि इनका लाभेश और इनका व्ययेश एक ही है, तो इनका व्यय भी इनके लिए लाभ बढ़ाने वाला है, ठीक हो गया। वो इनके अनुसार फिट भी बैठता है। यहां बात करते हैं 5 नंबर, ये अपने व्यय को लेकर सीमित है। 5 नंबर आपको पता है ये सीमित दायरे में माना जाता है, और 5 नंबर एक प्रकार से अगर हम फॉरेन लैंड की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें फॉरेनर्स की संख्या कम है, लेकिन सब अधिकारी पक्ष हैं 5 नंबर, और फॉरेन लैंड या फॉरेनर्स के साथ संबंधों की संख्या में ज्यादा है, और वो सभी कह सकते हैं एक ग्रुप है, क्योंकि शनि का स्ट्रक्चर है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक हो गया। और 5 नंबर है एक प्रकार का
राजतंत्र, राज परिवार अच्छे, तो फॉरेन रिलेशनशिप समझना अलग प्रकार से व्यवहार करेंगे। यहां पर वो 11 नंबर है। 11 नंबर सामान्यता कहता है किसी से भी लाभ मिलता है आने दो। 11 नंबर का स्ट्रक्चर ऐसा है। वो भौचक्र में 11 नंबर में सामान्यतः कोई भी प्लैनेट लाभ देकर तो जाता ही जाता है, ठीक हो गया। और यहां पर व्यय भाव में 5 नंबर है। 5 नंबर एक राजा है और क्षत्रिय राशि मानी जाती है, इसलिए अपने खर्चों को बहुत नियंत्रित होकर करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो भी खर्च करते हैं चाहे कम खर्च करेंगे, माने कम बार खर्च करेंगे। जैसे ये अटेम्प्ट, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि इन्होंने 12 बार खर्च किया, इन्होंने 5 ही बार खर्च किया, लेकिन इन्होंने जो 5 बार खर्च किया वो बहुत ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी है, बिकॉज सूर्य राजा है और यहां 11 नंबर है। तो अपना अपना देखना है किसमें किसका बल बढ़ा चढ़ा प्रतीत होता। तो ये हमने आप लोगों के सामने एक तुलनात्मक अध्ययन रखा। आप में से कई लोग अलग अलग लग्न का स्ट्रक्चर जानते हैं, लेकिन जब भी हम किसी लग्न को इतना बारीकी से अध्ययन करने लग जाते हैं तो फिर कुछ ऐसा रह नहीं जाता है जो हमें परेशान करे। बार बार किसी और के साथ तुलना करें, किसी और के साथ तुलना करें, यही ज्योतिष सीखने का सबसे सरल तरीका है। हम बस देखिए, जहां जिसको कैलकुलेशन पार्ट चाहिए वो हम कैलकुलेशन पार्ट में भी हमने ग्रहों का गणित वाला प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए आप। लेकिन जब आपको प्रेडिक्शन देना है, प्रेडिक्शन देते समय हम ज्यादा अलग अलग चार्ट्स को लाने की बजाय पहले उसी लग्न चार्ट से ज्यादा निकालने का प्रयास करें। और वो तभी संभव है जब आपने उन लग्नों को दूसरे लग्नों के साथ पैरेलली रखकर अध्ययन किया हुआ है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।